नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज हम सुनने और देखने वाले हैं कुंडलिनी महाशक्ति की वैज्ञानिक व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंडलिनी शक्ति को अच्छी तरह समझने के लिए श्वास क्रिया और सुषुप्ना शीर्षक यानी कि मेडुला ऑफ लॉन्गलेटा का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है, यानी कि महत्व है। पाश्चात्य वैज्ञानिक अभी तक इतना ही जान पाए हैं कि नाक से ली हुई सांस गले से होती हुई फुफ्फुसों यानी कि फेफड़े तक पहुंचती है। फेफड़ों के छिद्रों में भरे हुए रक्त को वायु शुद्ध कर देती है और रक्त परिसंचालन की गतिविधि शरीर में चलती रहती है। किंतु प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को बंद करके, यहाँ पर अभी आगे बताया गया है कि वैज्ञानिक में क्या महत्व बताया गया है कुंडलिनी महाशक्ति का, उसकी व्याख्या क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, यानी कि साइंस के आधार पर कुंडलिनी महाशक्ति क्या है और कितनी रहस्यमय शक्तिशाली है, वो यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो सुनिए। किंतु प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को बंद करके भारतीय योगियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चेतना जिस प्राण तत्व को धारण किए हुए जीवित है, उसके लिए श्वास क्रिया आवश्यक नहीं। श्वास यानी कि सांस ली हुई हवा का स्थूल भाग ही रक्त शुद्ध का काम करता है। उसका सूक्ष्म भाग सुषुप्ना शीर्षक में अवस्थित ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के मध्यम से नाभिकंद स्थित चेतना को उद्गीत किए रहता है। गोरक्ष यानी कि गोरख पद्धति के श्लोक 48 में इस क्रिया को शक्तिशालिनी मुद्रा, नाड़ी शोधन आदि नाम दिए है और लिखा है कि सामान्य अवस्था में ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का शरीर की जिस ग्रंथि या इंद्रियों से संबंध होता है, मनुष्य उसी प्रकार के विचारों से प्रभावित होता रहता है। इस अवस्था में नाड़ियों को अपना कोई क्रम नहीं होता, किंतु जब विशेष रूप से प्राणायाम से प्राणवायु को धोखा जाता है तो ईड़ा और पिंगला समस्वर में प्रभावित होने लगती है। इस अवस्था के विकास के साथ साथ आदिकंद के प्रकाश स्वरूप गोला भी विकसित होने लगते हैं। तो यहाँ पर जो मुद्रा बताया गया है शक्तिशालिनी महामुद्रा, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप चाहो तो देख सकते हैं। उससे प्राण शक्ति का विद्युत शक्ति के समान निष्पृत होता है, क्योंकि सभी नाड़ियाँ इसी भाग से निकलती है, इसलिए वहाँ इस ज्योति गोले के संस्पर्श में होती है। सभी नाड़ियों में वहाँ विश्वव्यापी शक्ति झरने से सारे शरीर में वहाँ तेज ओजस के रूप में प्रकट होने लगता है। इंद्रियों में वही बल के रूप में, नेत्रों में चमक के रूप में परिलक्षित होता है। इस प्राण शक्ति के कारण प्रबल आकर्षण शक्ति पैदा होती है। यह शक्ति नाभि प्रदेश में प्रस्फुटित होती है और चूंकि कटी प्रदेश में इसी के समीप है, इसलिए वहाँ भाग अधिक शीघ्र और तेजी से प्रभावित होता है। इसलिए यौन शक्ति केंद्रों को नियंत्रण में रखना अधिक आवश्यक होता है। साधना की अवधि में इसलिए संयम पर अधिक जोर दिया गया है, जिससे कुंडलिनी शक्ति का फैलाव उदरवगामी यानी कि ऊपर की ओर हो जाए। उसी से ओज की वृद्धि और तेज की वृद्धि और बल की वृद्धि और समाधि की प्राप्ति होती है। और वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर निकल आए हैं कि शरीर में विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के केंद्र स्थूल इंद्रियां नहीं, वरन उससे भी सूक्ष्म और संवेदनशील कोई स्थान शरीर में है, जिन्हें ना तो यंत्रों के द्वारा पकड़ा जा सकता है और ना स्थूल आंखों में या आंखों से देखा जा सकता है। वे अत्यंत शक्तिशाली, महत्वपूर्ण और अनेक रहस्यों से परिपूर्ण है। शरीर पिंड में उसके जीवकोश, रसायन, हार्मोन, जीन्स आदि की अपनी सुविस्तृत व्यवस्था यानी कि व्यवस्था है। यहाँ उसका उल्लेख संभव नहीं है। चर्चा मात्र मेरुदंड की और उसके दोनों सिरों की, जिसे पोल्स की हो रही है। यह क्षेत्र समग्र काया की तुलना में बहुत छोटा होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो देखिए, पूरी जो कुंडलिनी के लिए जो पूरा शरीर लगता है साधना का, उसमें क्या क्या कैसे कैसे बहाव या बर्ताव होता है, क्या क्या बदलाव होते हैं, ये सभी साइंस वैज्ञानिक के आधार पर यहाँ पर बताया गया है, उसकी कोशिश की है। समझिए ध्यान से। योगाभ्यास की अति महत्वपूर्ण चारा कहा जाए तो कुछ अत्युक्ति ना होगी। मानवीय काया यूँ है कि ब्रह्मांड की अनुकृति पर उसे छोटे रूप में समझाने के लिए एक भूमंडल मान लेने में भी बहुत ही ज्ञातव्य बातें हस्तगत हो जाएगी। पृथ्वी अपने उत्तरी ध्रुव से अंतरिक्षीय भंडार में से अपने काम की वस्तुएं ग्रहण कर लेती है। यहाँ उसका मुख है। मुख
मुख है और मुख चाहे जो नहीं खाने लगता, जो उपयोगी होती है उन्हीं को स्वाद और स्वरूप के आधार पर पकड़ता और पेट में पहुंचाता है। उसी प्रकार अंतरिक्ष में मंडराती रहने वाली असंख्य शक्तियों में से पृथ्वी उन्हीं को पकड़ती है और अपने लोक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयुक्त करती है। प्रयुक्त करने के बाद जो कचरा बच जाता है उसे मल द्वार से दक्षिण ध्रुव से निकाल बाहर करती है। बचे हुए उपयोगी अंश से ही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। मानवीय शरीर भी इसी क्रिया का अनुसरण करता है। उसका उत्तरी ध्रुव मस्तिष्क है और दक्षिणी ध्रुव वहाँ जिसे मलमूत्र स्थानों का मध्य भाग मूलाधार चक्र कहते हैं। इन दोनों के मध्य एक प्रचंड शक्ति प्रवाह बहता रहता है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। पृथ्वी द्वारा खींचा गया अंतरिक्षीय प्रवाह भूमध्य रेखा के साथ साथ चलता है। अंतर्ग्रहीय शक्तियों का पृथ्वी पर प्रवाह किस प्रकार बहता है और उसकी क्षमता अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार काम करती है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए वैज्ञानिक इसी क्षेत्र में अपने विविध अन्वेषण करते रहते हैं। तो देखिए कितना विस्तार से यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मांड कैसा है। ब्रह्मांड यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, यानी कि जैसा शरीर है वैसा ब्रह्मांड है, जैसा ब्रह्मांड है वैसा शरीर है। तो यहाँ पर विज्ञान के आधार पर पूरी विस्तार से बताई जा रही है। संसार की महत्वपूर्ण बंदशालाएं इसी भूमध्य रेखा पर बनाई गई है। इसी क्षेत्र के लंबे पर्यवेक्षण से अनेकानेक रहस्यों का उद्घाटन हो सकता है या हो सका है। शरीर की भूमध्य रेखा मेरुदंड है, वहाँ स्वयं तो अध्यात्म प्रयोगों की दृष्टि से आश्चर्यजनक है ही। उसके दोनों सिरों भी असाधारण है, जिन्हें जादुई ही कह सकते हैं। मेरुदंड के शक्ति प्रवाह में 3 धाराएं बहती है, जिन्हें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। बिजली की 2 धाराएं होती है, एक को नेगेटिव और दूसरी को पॉजिटिव कहते हैं। इन दोनों का जहाँ मिलन होता है वहाँ तीसरा करंट बहने लगता है। ईड़ा पिंगला का जहाँ मिलन होता है वहीं से तीसरी धारा सुषुम्ना का उद्भव होता है। इसी को शास्त्रज्ञकारों ने गंगा यमुना के मिलन की सरस्वती कहा है और उस संगम को त्रिवेणी नाम दिया है। सरस्वती प्रत्यक्ष नहीं है, वहाँ मिलन संगम पर पाताल से आकर मिलती है। इसे ध्यान से समझिए साधकों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग का रहस्यमय ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ। इसी बात को यूं भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार नीला रंग मिलाने से तीसरा रंग हरा बन जाता है, ठीक उसी प्रकार इस सुषुम्ना संगम को कहा जा सकता है। यहाँ त्रिविध संगम ऐसा है जिसे लक्ष्मी, काली और सरस्वती के संगम की उपमा दी जा सकती है। मेरुदंड की संरचना का विश्लेषण करने पर उनमें उन प्रकार की रक्त वाहिनियां भी पाई गई है और शक्ति धाराएं भी। वैज्ञानिक ईड़ा प्रक्रिया को सिंपैथेटिक सिस्टम और पिंगला को पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं। इन दोनों का उद्गम जिस कैलाश से है उसे मस्तिष्क मध्य में उपस्थित हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसी के 2 सिरे पीनियल और पिट्यूटरी मस्तिष्क में ही अवस्थित रहते हैं। इन दोनों को मिलाने वाली श्रृंखला ही हाइपोथैलेमस है। इसे सहस्त्रार चक्र कहा गया है। ब्रह्मरंध्र भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए कितना विस्तार से विज्ञान के आधार पर कुंडलिनी शक्ति का विस्तार से जानकारी यहाँ पर बताई जा रही है, तो इसे समझ ले ठीक से। सहस्त्रार, उन्नयन एवं मूलाधार का शक्ति उद्घाटन, यहाँ तीनों ही कुंडलिनी शक्ति जागरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेने के लिए आवश्यक है। कहा जा चुका है कि मूलाधार मलमूत्र छिद्रों के मध्य है। इस स्थान की शल्य क्रिया करने पर जो नाड़ी गुच्छक पाया गया है उसे सेक्रलप्सेक्स कहते हैं। इससे स्नायु प्रवाह माध्यम से प्राय कामोत्तेजना उभरती रहती है और संतानोत्पादन के लिए शुक्राणु, डिंबाणु प्रजनन अंगों में बनते रहते हैं। यहीं से दाढ़ी, मूंछ, पौरुष, साहस, श्रमयोग्य कठोरता उभारने वाले हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। योगाभ्यास में इसे अग्निकुंड, कुंडलिनी निवास आदि का नाम दिया गया है। मस्तिष्क मध्य में निवास करने वाले केंद्र में अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले विद्युत उत्पादन केंद्र को सहस्त्रार के अतिरिक्त रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर नाम के साथ बताया गया है, ध्यान से समझिए। नहीं समझा हो तो रुक कर समझ कर आगे बढ़े। इसे अति संवेदनशील विद्युत मापक यंत्रों की सहायता से असली हृदय कहा जा सकता है।
छाती में धड़कने वाला हृदय रक्त को मात्र असली हृदय तक पहुंचाता है। सहस्त्रार चक्र का इससे सीधा संबंध है। उसे ब्रह्मरंध्र का उद्गम यानी कि उद्गम भी कह सकते हैं। मूलाधार और सहस्त्रार को मिलाने वाला छोटे छोटे घटकों से मिलकर बना है मेरुदंड। इसी को बोलचाल की भाषा में रीढ़ यानी कि रीढ़ की हड्डी कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर होता है। इसी के मध्य व दोनों ओर से तीनों नाड़ियां शक्ति धाराएं बहती है, जिनका उल्लेख ऊपर ईड़ा पिंगला के रूप में किया गया है। इन्हीं दोनों की मध्यवर्ती सुषुप्ना है। तो देखिए कितना विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। इसको बताया गया है कि यहाँ पर किस तरह से कुंडलिनी शक्ति विज्ञान में महत्व बताई गई है। विज्ञान के आधार पर कुंडलिनी शक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। योग का कुंडलिनी शक्ति का विस्तार से वर्णन बताया गया है साइंस में। ठीक है, आपको इसमें कुछ भी समझ में आया तो मुझे पूछे। बस इतना था। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।